नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे आपातकाल के बारे में। दरअसल आपातकाल तो आज से 50 वर्ष पूर्व 25 जून को लगा था, लेकिन ये आपातकाल ना तो अंग्रेज़ों ने लगाया था ना मुग़लों ने हम पर लगाया था। ये आज़ादी के आंदोलन से निकली हुई पार्टी कांग्रेस और कांग्रेस की विरासत संभालने वाली इंदिरा जी ने लगाया था। परिस्थितियाँ बेशक बहुत गंभीर थी, देश अच्छे हालात से नहीं गुजर रहा था, लेकिन लोकतंत्र में आपातकाल लगाने का मतलब है कि वो सारे अधिकारों को सीज कर देना, प्रतिबंधित कर देना जिनके लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी। आज उसी के 50 वर्ष पूरे हुए हैं। कल उसको पूरे हो चुके हैं, लेकिन आज हम इसकी भी चर्चा कर रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आवास में आज एक कार्यक्रम हुआ जिसमें बहुत सारे लगभग 700 मीसाबंदी उसमें उपस्थित थे और ऐसे भी लोग थे जिनमें हम कह सकते हैं कि हरियाणा के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर कप्तान सिंह सोलंकी और कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत जी थे। इसके साथ साथ 700 के लगभग वो मीसाबंदी जो 25 जून 1975 को गिरफ्तार किए गए थे, या उसके जब तक ये आंदोलन ये चला आपातकाल तब तक उनकी गिरफ्तारी होती रही। अब मीसाबंदियों की भी बहुत वैसी कहानी है, लेकिन ना तो इसे पाठ्यक्रम में शामिल किया गया और ना ही इसे उच्च शिक्षा में शामिल किया गया। दरअसल आप ताम्रपत्र से तो सम्मानित कर देते हैं मीसाबंदियों को, उनकी पेंशन भी बना देते हैं, लेकिन अगली पीढ़ी के लिए ये पता चले कि कम से कम भारत के आज़ाद भारत में हमारे अधिकारों को प्रतिबंधित कर दिया गया था, जो मौलिक अधिकार थे। ये भी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण विषय जिससे हमारी 50 साल की जो पीढ़ी वो वंचित है। आज इसी पर चर्चा करेंगे, आपातकाल ग्रहण का अर्धशतक। लेकिन चर्चा शुरू करें उसके पहले इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री मोहन यादव क्या कहते हैं, कप्तान सिंह सोलंकी क्या कहते हैं और थावरचंद गहलोत जी क्या कहते हैं, वो सुनते हैं और फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। आरएसएस के प्रचारक के रूप में काम करते थे। प्रतिदिन हमारे घर पर पुलिस आती और 5-5 पुलिस वाले जिनके हाथ में संगीन है वो हमको लेकर के गए। काफ़ी प्रताड़ना दी गई, लोगों के नाखून निकाल दिए गए, इंसान कांप जाए, इस प्रकार का वातावरण था। अपना देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिए आपने जो त्याग किया है, तपस्या की है, समर्पण किया है, इस आपातकाल के दौरान लगभग 46 से अधिक अध्यादेश जारी किए। मध्य प्रदेश सरकार ने सबसे ज़्यादा सुविधा उपलब्ध कराने का काम किया है और वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने इसको और ज़्यादा अधिक सुविधा देने का निर्णय लेकर के हमको जो उपकार किया है हमारे प्रति, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। निश्चित रूप से आने वाला वक्त स्वतंत्रता सेनानियों की तरह लोकतंत्र सेनानियों को भी सम्मानजनक स्थिति निर्मित करने में सफल होगा। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत। आज जब ये मीसाबंदियों की लड़ाई की बात करते हैं और आपके योगदान की बात करते हैं तो सच्चे अर्थों में आपका योगदान कितना बड़ा है। अभी और भी हमने कुछ चीजें सोची है, जैसे 70 साल से ऊपर वाले सारे स्वतंत्रता सेनानियों को आपको आयुष्मान कार्ड निःशुल्क जो दिया जाएगा ताकि आपका इलाज पूरा तौर पे सरकार की चिंता रहेगी। तो पीएम एयर एम्बुलेंस के माध्यम से सारे मित्रों के लिए ये व्यवस्था हम हमारी सरकार के माध्यम से देने वाले हैं। आपके अपने परिवार में भी हमारी सरकार ने इस वर्ष को 2025 को उद्योग और रोजगार अवसर के रोजगार वर्ष मनाने का निर्णय किया है। इसीलिए अलग अलग प्रकार के सभी कामकाज को लेकर के सरकारी सर्विस तो जो है वो है ही, उस पर हम काम कर ही रहे हैं, लेकिन सरकारी सर्विस के साथ साथ सभी प्रकार के अलग अलग योजनाओं से व्यक्ति का जीवन में कष्ट कम हो और उसके घर में सुख का दरवाजा खुले, इस नाते से सभी योजनाओं को लेके चल रहे हैं। तो शासन की सभी योजनाओं में अगर पात्रता पाई गई तो सबसे पहले अधिकार हम सभी लोकतंत्र सेनानी के परिवार को दे करके अगली पीढ़ी को भी ये पाबंद करेंगे। सच्चे अर्थों में लोकतंत्र की रक्षा करना है तो ये कांग्रेस और कांग्रेस के नेतृत्व से देश को बचाना है। यह आपकी लड़ाई को पूरा देश जारी रखेगा, पूरा देश सिर माथे लगा करके आपके उस 50 साल पुराने किए गए संघर्ष को याद रखेगा। और यही समय है
जब दुनिया भारत की तरफ देख रही है, भारत में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से अलग अलग प्रकार से हमारी सनातन संस्कृति के उच्चतम मापदंड स्थापित हो रहे हैं, दुनिया भारत के उस लोकतंत्र की जड़ों को देखती है। हाँ, लोकतंत्र की जड़ें कितनी गहरी है। तो कुल मिलाकर आपातकाल का जो 50वां वर्ष मनाया जा रहा है उसके पीछे बहुत सारी बातें, लेकिन हमने चर्चा की शुरुआत में कहा था कि सबसे खास बात है कि इसको पाठ्यक्रम में शामिल करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम बातें तो सुन लेते हैं लेकिन वो याद नहीं रहती जब तक बच्चों को पढ़ाया नहीं जाए। तो इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे जयपुर से सामाजिक कार्यकर्ता सूरज सोनी जी जुड़ेंगे, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकारों में शामिल श्री सुरेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ेंगे इस जूम पर, और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है हमारे पत्रकार साथी जैन सिंह तोमर जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सुरेश शर्मा जी आपके साथ करना चाहते हैं कि आप जिस परंपरा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं वो राष्ट्रवाद की भी है, संघ की भी है और पत्रकारिता की भी है, लेकिन जो आपातकाल का मामला था उसमें जब हम बहुत छोटे थे बहुत सारे किस्से सुने। भोपाल के लीडर, बाद में भोपाल से सांसद बने आरिफ बेग साहब, वो बहुत मार्मिक रूप से कई किस्से सुनाया करते थे कि किस ढंग से जब वो जेल के भीतर बैरकों में बंद होते थे उनके साथियों को बुखार आता था, बीमार होते थे। एक का वो किस्सा सुनाते थे, मैं नाम तो उनका भूल रहा हूँ, कि उनको खांसी बहुत चलती थी, टीबी हो गई थी, बाद में उनको अस्पताल में खून की उल्टियाँ भी होती है, लेकिन इलाज के अभाव में उनकी मौत हो जाती है। ये किस्सा तो आरिफ बेग साहब का जो बहुत सुनाया करते थे अपने साथियों का। अभी हमने सुना था कि शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि उनको भी बहुत लठ मारे गए थे जब वो गिरफ्तार हुए थे, तब तो वो किशोरावस्था में थे। इसके अलावा कप्तान सिंह सोलंकी और थावरचंद गहलोत जी और ऐसे मध्य प्रदेश के सैकड़ों लोग हैं जिन्होंने उस दौरान, गिरफ्तारी तो उनकी हुई लेकिन उनका पूरा परिवार मुश्किलों में रहा। कई परिवार में बच्चों का करियर तबाह हो गया और कई लोगों की ज़िंदगी पटरी से उतर गई। लेकिन जब आपातकाल हटा, जनता पार्टी की सरकार आई, उसके बाद संघर्षों के दिन खत्म नहीं हुए, क्योंकि जो वक्त निकल गया था उसकी भरपाई मुश्किल है। जिनके बच्चों की पढ़ाई मारी गई उस आपातकाल के दौरान वो वापस नहीं आ सकती थी। जिन लोगों ने अपने घर के लोग खो दिए बीमारी के अभाव में या मुश्किलों में, वो लौट नहीं सकते थे। तो वो एक तरह से, जिसे लोग कहते हैं कि आज़ादी का दूसरा आंदोलन था। मैं उसको तीसरी बार दोहरा रहा हूँ कि इन तमाम चीज़ों को कम से कम पाठ्य पुस्तकों में शामिल करने की ज़रूरत है, प्राथमिक स्तर पर और उच्च शिक्षा के स्तर पर। अगर ये हो जाए तो फिर जो हम ये एक तरह से याद करते हैं आपातकाल की, वो जनमानस को याद रहेगी। जो बच्चे आज छोटे हैं वो बड़े होकर भी इस बात को महसूस करेंगे कि आज़ाद भारत में आपातकाल लगा था और उस समय गुलामी की स्थिति थी, ये भी उनको पता चलेगा। आपकी राय, फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे ख्याल से मैं उस समय 15-16 साल का हूँगा जब आपातकाल लगा था। तो उस समय की स्थितियां लगभग याद हैं, और हमें यह भी याद है कि उस समय जो नसबंदी का एक ऐसा वातावरण था, तो उस समय ये कहा जाता था कि अंदर छुप जाओ भाई, वो ये नहीं देख रहे हैं कि आप अभी शादीशुदा हो भी या नहीं हो, और आपके ऊपर ये एक प्रकार का जुल्म ज्यादती हो जाएगी, आपकी नसबंदी कर दी जाएगी। एक ऐसा वातावरण ग्रामीण अंचलों में फैला था। वो एक पक्ष हुआ। लेकिन हम यदि 3-4 पक्षों की बात करें, जैसा आपने उल्लेखित किया है कि परिवार बर्बाद हुए हैं, क्योंकि उस समय किसी को भी ये नहीं लग रहा था कि ये राजनीतिक आंदोलन के साथ जो है जेल गए हैं। अब अटल बिहारी वाजपेयी और जयप्रकाश नारायण आडवाणी जी और इन सबका तो समझ में आता है, लेकिन बाकी जिन लोगों को उठा करके डाला गया उनके बारे में परिवारों में ये धारणा नहीं थी कि ये लोग जो है इस प्रकार के आंदोलन में, या एक आपातकाल लगा है तो इनकी राजनीतिक प्रतिबद्धता के कारण इन्हें जेल में डाला गया था। तो उनका जो सामाजिक ह्रास हुआ था वो कई लोग बर्दाश्त नहीं कर पाए। आपने खुद उल्लेख किया कि कई परिवारों की हालात बहुत खराब हो गए, इसमें किसी को कोई शक संशय नहीं है। लेकिन ये सारी चीजें आखिरकार पैदा क्यों हुई, इस पर भी आज की तारीख में भी हमको फिर चर्चा करना चाहिए। और वो ये कि एक व्यक्ति, एक परिवार जिनके मन में ये बैठा हुआ है कि ये हिंदुस्तान जो है उसके वो सामंत हैं, उसके वो राजा महाराजा हैं, और ये हिंदुस्तान की जनता जो है उनकी प्रजा है। वे हर हालात में सत्ता में रहना चाहते हैं।
ये बात को उस समय के आपातकाल ने प्रमाणित किया। मैं एक बात साथ में ये भी कहना चाहूंगा कि जो नेहरू जी में आजादी के पहले जीवाणु जिस प्रकार के थे इंदिरा जी तक आए, वो आज के इन बच्चों में भी हैं। राहुल और प्रियंका को आप देख लीजिए, उनमें भी समान जीवाणु है, क्योंकि वो भारत के किसी भी प्रधानमंत्री को मान प्रतिष्ठा नहीं देते। मनमोहन सिंह का मैं वो पढ़ा था अध्यादेश, आपको मालूम है, इसका मतलब प्रधानमंत्री के प्रति कोई सम्मान नहीं है, क्योंकि वो अपनी जागीर समझते हैं कि उस कोख से पैदा होने वाला ही प्रधानमंत्री होगा। और आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री को गालियां दी जाती हैं या तमीजीपूर्ण बोला जाता है, ये उसी जीन्स का, उसी जीवाणु का प्रमाण है कि इनके मन में वो जीवाणु बैठा हुआ है जो आपातकाल के समय इंदिरा जी के मन में था। तो कुल मिलकर के ये एक दूसरा पक्ष है। तीसरा पक्ष जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि लोकतंत्र और संविधान की जो सबसे ज्यादा बात करके बरगलाने का कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने किस तरीके से लोकतंत्र का और संविधान की हत्या की थी। ये आज जो आंदोलन हो रहा है, देखिए आपने एक बात कही है कि आने वाली पीढ़ी को पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाए। मैं आपकी बात के साथ ये जोड़ना चाहता हूं कि जिस प्रकार के आंदोलन जिला स्तर पर किए जा रहे हैं, वो ठीक वही याद दिलाने के लिए है कि आज जो नई पीढ़ी है, जो इस 50 साल की अवधि के बाद पैदा हुई है, उन्होंने आपातकाल का 21 महीना नहीं देखा। उनको ये पता चलना चाहिए कि आपातकाल के अंदर किस प्रकार की ज्यादतियां हुई है। और मैं अंत में ये कहूंगा कि आप और हम सब लोग मीडिया के प्रतिनिधि हैं। आपको भी 40 बरस से ज्यादा मीडिया में हो गए, मुझे भी 40 बरस के आसपास होने को आए। हमने वो दौर देखा है राघवेंद्र जी, हमने उस बात को समझा है जब हमारे पूर्वज हमें ब्रीफिंग में ये बताते थे, क्योंकि उस समय तो आप और हम दोनों ही पत्रकार नहीं थे जब आपातकाल लगा था। आप हो सकते हैं, मैं नहीं था। तो उस समय जो है, उस समय मैं भी तब बच्चा ही था। हमें अपने पूर्वजों ने बताई हैं, वो बहुत स्पष्ट करती हैं कि आपातकाल में मीडिया का गला घोट दिया गया था, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को पूरी तरीके पर कुचल दिया गया था, मानवाधिकारों का बिल्कुल पूर्ण तौर पर हनन हो गया था, और हम लोगों ने विरोध किया। आपको 2 एग्जाम्पल देता हूं। एक एग्जाम्पल सबको मालूम है कि राजेंद्र माथुर जी ने नई दुनिया का एडिटोरियल पृष्ठ ब्लैंक छोड़ा था और ये कहा था कि हम विरोध करते हैं, इसलिए कुछ भी नहीं लिख रहे इसके अंदर। और दूसरा मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं कि इंदिरा जी ने सारी ट्रेड यूनियंस जो देश की थी उनको एक साथ बुलाया था, जिसमें हमारी ट्रेड यूनियन एनयूजीआई भी शामिल थी, और इंदिरा जी ने कहा था कि आप सब लोग आपातकाल का समर्थन करिए। आईएफडब्ल्यूजे सहित जितनी भी ट्रेड यूनियन थी, सबने समर्थन किया। ले हमारे पृथ्वीश चक्रवर्ती जी, हमारे उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने इस बात को इंदिरा जी के सामने ही स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम आपातकाल का समर्थन नहीं करते। आपको जब लगता है अभी हमें जेल में डालना है, अभी डाल दीजिए, घर जा रहा हूं वहां जाके डाल दीजिए। उनको जेल में नहीं डाला गया, ये मैं आपको बता देता हूं, लेकिन इतनी बहादुरी के साथ मीडिया के प्रतिनिधियों के द्वारा इसका विरोध भी किया गया था, ये भी एक पक्ष में कहना चाहता था। लेकिन कुल मिलाकर के ये स्पष्ट है कि आपातकाल जैसा ऐसा वातावरण हिंदुस्तान के अंदर कोई उसका कारण नहीं, केवल कारण ये था कि इंदिरा गांधी के हाथ से सत्ता जाने वाली थी। बिल्कुल सुरेश जी, बहुत गंभीर विषय है। अगले दौर में मैं और 2-3 बातें मैं लौटूंगा आपके दूसरे दौर की बातचीत में। आप कहिए। इसमें सिर्फ इतनी बात है कि ये इस मामला इतना गंभीर है कि इस पर लोग अपने संस्मरण लिखें तो किताबें बन जाएं। कई खंडों में लोग किताबें लिख सकते हैं और वो हर राज्य के, हर शहर के ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जो आदमी को द्रवित कर देंगी, दुखी कर देंगी। आपने एक किस्सा सुनाया कि नसबंदी का मामला था, फिर बहुत सारी चीज़ें थी कि टारगेट दिए गए थे, लेकिन उस वक़्त के हालात जो थे वो अपनी जगह थे कि लोकतंत्र की हत्या का मामला सबसे महत्वपूर्ण था, क्योंकि उसके लिए हमने कई वर्षों तक आंदोलन किया था। मैं लौटता हूँ आपके पास। हमारे साथ सूरज सोनी जी जुड़े हैं जयपुर से। सूरज जी, ये मामला पॉलिटिकल कम है। असल में आज की राजनीति तो ऐसी हो गई कि चोर ही शोर मचाता कि चोरी हो गई, चोरी हो गई। अब संविधान की जो हत्या का मामला है वो 1975 में, इस पूरे 75 साल में सिर्फ एक अवसर आया, सरकारें बहुत सी बदली, कई प्रधानमंत्री हुए, लेकिन आपातकाल किसी ने नहीं लगाया क्योंकि सत्ता सबको छोड़नी पड़ी। अब उस पार्टी के लोग संविधान की दुहाई दे रहे हैं, वो राजनीतिक मुद्दा है। हमारा कहना यह कि इस पूरे मामले में कांग्रेस के कई नेता माफ़ी भी मांग चुके हैं आपातकाल को लेकर, लेकिन अब आपातकाल की बात को एक तरह से विस्मृत भी बीच में किया गया था। इसलिए मैं 5वीं बार इसको जोर दे रहा हूँ कि इसको पाठ्य पुस्तकों में शामिल करने की ज़रूरत है। या तो केंद्र सरकार करे या राज्य अपने अपने हिसाब से करे, लेकिन ये ज़रूरी है क्योंकि ये एक ऐसा स्याह अध्याय है जो लोगों को जानना चाहिए। आपकी राय, फिर मैं आऊँगा तोमर जी की तरफ।
राघवेंद्र जी, आपने बहुत सही विषय उठाया है कि आज बच्चों को ये पढ़ने की आवश्यकता है। जब हम ये पढ़ते हैं कि हमारे देश में जो लोकतंत्र है वो अभी कोई 150 साल की उपज नहीं है, बल्कि 5000 सालों से हमारी कल्चर के अंदर इस लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है इसको हम जो है वो देखते हैं, पढ़ते आ रहे हैं लगातार रूप से। और ऐसे समय के अंदर जब आपातकाल की बात हम करते हैं तो ये एक ही वो पीढ़ी के जो लोग थे उनके जाने के बाद में ये जो स्मृतियां ये भी खत्म हो जाएगी और लोगों ने जितना परेशानियों को भोगा है उस काले अध्याय के रूप में आपातकाल के, तो मैं समझता हूँ कि वो तो एक बिल्कुल ही उसकी जो है वो अमिट हो जाएगा एक तरह से। तो ये जरूरी है कि पाठ्य पुस्तक को मानना चाहिए और हमारे देश की पीढ़ी को मालूम चलना चाहिए कि आज ये जो लोकतंत्र है इसको बचाने के लिए हमारे लोगों ने, महापुरुषों ने, और जिनको ये आपातकाल के अंदर जिन्होंने गिरफ्तारियां दी DRI और मीसा के अंदर, तो उनको कितना संघर्ष करना पड़ा, कितना स्ट्रगल करना पड़ा, कितनी वेदना झेलनी पड़ी, कितने आहत हुए वो परिवार। जैसा भी आपने बताया कि एक आदमी जेल गया है, या तो पकड़ के ले गए या सुरक्षित गया है, तो चाहे मीसा में हो चाहे DRI में हो लेकिन उसके परिवार ने जो यंत्रणा भोगी है वो बड़ी यंत्रणा है। आज देखिए कि एक बच्चे के पिताजी, बहुत से ऐसे युवक थे जिनकी शादी हुई है और उनको पकड़ पकड़ के जेलों में ठूंस दिया। तो उनके छोटे बच्चे हैं, उनकी पत्नी है, उनका परिवार है, बूढ़े माँ बाप है, तो उनकी आंखों के अंदर जो कालाजमई एक पहचान सी हो गई थी उनकी कि भी क्या होगा, ऐसी आंखें, बूढ़ी आंखें। कई तो ऐसे बूढ़े लोग भी रहे होंगे, मैं कल्पना कर सकता हूँ, जिनके बेटे जेलों में गए और आने से पहले ही उनके माँ बाप को उन्होंने खो दिया हो। तो ऐसे भी जो है वो कालखंड था, उस पर चर्चा भी होनी चाहिए और न सिर्फ चर्चा बल्कि पाठ्य पुस्तकों के अंदर ये आना चाहिए और पता लगना चाहिए देश को। और दूसरी एक बात है जो आ रही है बार बार कि भाई इमरजेंसी में सब कुछ नहीं हुआ। इमरजेंसी का जो कालखंड था और संजय गांधी के बारे में हम पढ़ते हैं, उनकी क्रियाकलापों के बारे में पढ़ते हैं, इंदिरा गांधी के जो उस समय किचन कैबिनेट के जो लोग कर रहे थे पूरे देश के अंदर, वो भी एक ही आपातकालीन व्यवस्थाओं का ही जो एक विकृत रूप था। बिल्कुल 25 जून 75 को जरूर इमरजेंसी लगी, लेकिन उस पूरे कालखंड के अंदर ये जो क्रियाकलाप थे ये अलोकतांत्रिक थे। लोगों को किस तरीके से बिल्कुल सूरज जी दरअसल पूछा जा रहा था, अमानवीय व्यवहार किया जा रहा था जी। ये कल हमने जयपुर के अंदर 350 जो लोकतंत्र सेनानी थे उनके कार्यक्रम में मैं गया था राघवेंद्र जी, और लोगों के जो संस्मरण थे, उनकी पीड़ाएं थी, जैसे वो बता रहे थे, लोग भावुक हो गए थे बोलते बोलते। तो हम समझ सकते हैं कि वो कैसा कालखंड इस देश ने भोगा है। बिल्कुल। और दूसरी बात यह कि ये अंदाजा नहीं था कि ये कब खत्म होगा। ये आपातकाल की कोई तिथि तय नहीं थी लगाते वक्त कि हम 6 महीने में हटा देंगे, 1 साल में हटा देंगे या कब तक चलेगा। तो ये अलग बात है, लेकिन अनिश्चितता के उस माहौल ने तोमर साहब, जो लोग गिरफ्तार किए गए थे उनके परिवारों की हालत बड़ी ख़राब थी और इतनी दहशत थी कि लोग उनके परिवारों से मिलने भी नहीं आते थे कि अगर कहीं चलेगा तो ऐसा ना हो कि हमको बंद कर दिया जाए। तो पूरे देश में एक तरह का डर का माहौल था, आतंक का माहौल था। और फिर जो बात सूरज जी कहते हैं कि जो किचन कैबिनेट के लोग थे इंदिरा जी की, देश भर में उनका भी अपना एक अलग मामला चल रहा था कि जॉर्ज फर्नांडिस की गिरफ्तारी का सबने देखा कि एक फ़ोटो था जब उनको हथकड़ियाँ लगी और जॉर्ज फर्नांडिस गिरफ्तार किए गए, ऐसा लगा जैसे वो कोई आतंकवादी हैं। दूसरा ये कि जिस ढंग से ये सब चीज़ें हो रही थी, घटित हो रही थी, तब इमरजेंसी में सबसे जो चीज़ तकलीफ़ देती वो थी नसबंदी। उसके फ़ायदे भी हुए, लेकिन नसबंदी में बुज़ुर्गों की नसबंदी हुई, जवानों की हुई, जो मिल जाए उसकी नसबंदी हुई। आरिफ बेग साहब का मैंने किस्सा सुना है, वो कहा करते थे कि अगर अब की बार आपने जब आपातकाल हटा और चुनाव शुरू हुए और जब वो चुनावी भाषण में सभा में जाते थे तो वो कहते थे, थोड़ा सा उसमें हास्य का पुट भी है लेकिन उसमें पीड़ा भी है, डर भी है। वो कहते थे कि अगर अब की बार कांग्रेस को जिता दिया तो इस बार तो लाइन काटी है, अगली बार मीटर तक उखाड़ दिए जाएंगे। माने आतंक का लेवल ये था। नसबंदी में जो नस काटने की बात वो कर रहे थे उसको वो आम भाषा में इस ढंग से समझाते थे कि अगली बार तो पता नहीं कितना और बड़ा आतंक आएगा। तो मुझे लगता है कि वो जो आतंक की घटनाएं थी, जो डर की थी, जो परिवारों के बर्बाद होने की कहानी, जिसमें पूरे देश के चाहे वो सोशलिस्ट हो, कम्युनिस्ट हो, वामपंथी हो, दक्षिणपंथी हो, सब ने मिलकर फिर बाद में इसकी लड़ाई लड़ी और फिर जनता पार्टी का गठन हुआ और फिर सरकार बनी मोरारजी देसाई के नेतृत्व में। अलग बात है कि वो 2.5 साल के बाद गिर गई और अंतर कलह में फिर वो पूरे साल चल नहीं पाई। 80 में मध्यावधि चुनाव होते और बाद में फिर इंदिरा जी दोबारा सरकार में आती।
आपकी राय, ये जो आपातकाल का ग्रहण है 50 साल पहले लगा था, उसको आज भी आप कैसे देखते हैं, महसूस करते हैं और क्या सोचते हैं? राघवेंद्र जी, निश्चित रूप से आपातकाल भारतीय इतिहास का एक, आज़ाद भारत का एक काला अध्याय है। और जहाँ तक हम जानते हैं कि उसके लिए कांग्रेस नेतृत्व ने इस बात के लिए, आपातकाल के लिए माफ़ी भी मांगी है। मेरी जो चिंता है वो उसको मैं पहले प्रकट कर देता हूँ। वो ये है कि संपूर्ण क्रांति आंदोलन जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में चला और फिर आपातकाल, दोनों एक समानांतर घटनाएं हैं। जेपी के जाने के बाद संपूर्ण क्रांति आंदोलन का क्या हुआ, जिसमें 5 प्रमुख मुद्दे थे: भ्रष्टाचार का उन्मूलन, चुनाव सुधार, महंगाई को कम करना, काले कानूनों की समाप्ति, इस तरह के 5 मुद्दे थे। उन मुद्दों का फिर क्या हुआ, उनको क्यों भूल गए? आज जब 50 साल आपातकाल के हुए हैं, इतने तैयारियों के साथ आपातकाल के 50वें वर्ष को मना रहे हैं, तो उन मुद्दों की तरफ भी हमारा ध्यान जाना चाहिए कि संपूर्ण क्रांति के वो मुद्दे, क्या हमने उसमें सफलता पाई है? और अगर नहीं पाई है तो फिर जो लोकतंत्र सेनानी जिनको अब तक सम्मान निधि मिलती रही है, तो फिर उनको एक बार फिर से कहना चाहिए कि नहीं, जिन मुद्दों को लेकर हम लोग चले थे, उन मुद्दों पर अभी काम करने की ज़रूरत है। जहाँ तक आपातकाल के इतिहास की बात है, मैं इसमें सिर्फ एक लाइन जोड़ रहा हूँ, चूँकि आपकी उसका उल्लेख किया, हमको जो जानकारी मिलती है कि इस सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने पिछले 10 सालों में कई ऐसे कानून को ख़त्म किया है जो बेज़रूरत थे या जो लोकतंत्र के हिसाब से ठीक नहीं थे। उनकी संख्या 2, 4, 10 नहीं है, मेरे ख्याल से वो दर्जनों में है और 100 के भी पार निकल गई होगी। ये तो किया, लेकिन अब उसका पूरा मेरे पास रिकॉर्ड नहीं है कि कितनी कानून उसमें हटाए गए हैं, लेकिन कुछ तो इसमें सरकार ने किया है। मुझे लगता है कि ये चीज़ भी इसका बिल्कुल। उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि राजनीतिक प्रकरणों में जो लोग गिरफ्तार होते हैं, तो राजनीतिक संहिता अलग होनी चाहिए, आपराधिक संहिता से अलग। इस बात को रघु ठाकुर जी ने खास तौर पे उठाया है। वो आपातकाल में 19 महीने जेल में रहे और उन्होंने जो सम्मान निधि है वो भी स्वीकार नहीं की, और लगातार इस बात को उठा रहे हैं कि राजनीतिक संहिता बिल्कुल अलग होनी चाहिए, जिस पर अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। ठीक। सुरेश जी, ये महत्वपूर्ण बात निकल कर आई है। समय सिर्फ 2 मिनट का अपने पास है और तीनों वक्ताओं को कम से कम 1-1 मिनट बोलना है। तो जो ऐसे कानून, रघु ठाकुर जी का अपना विचार हो सकता है, रघु जी का अपना विचार हो सकता है, और मुझे लगता है कि देश में 2 कानून नहीं हो सकते कि राजनेताओं के लिए अलग कानून बने और जनता के लिए अलग कानून बने। राजनेता कोई वीआईपी नहीं होते, वो तो जबरन में ये जो सत्ता के नाम पर जो चल रहा है, और मुझे लगता है ये रघु जी के विचार हो नहीं सकते, मैं उनको जैसा जानता हूँ। दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूं कि इसके बावजूद भी एमपी एमएलए का एक अलग से कोर्ट बना हुआ है। इनके अपराधों को दंड देने का या न्याय देने का जो कह सकते हैं, वो एक अलग से न्यायालय बना हुआ है, पहले से ही है, अभी वो सबको मालूम है। एक दूसरी बात ये है कि जहां तक कानूनों को समाप्त करने का था, आपने उल्लेख कर दिया। अब देख लीजिए, पूरी राजनीतिक पार्टियां या नेता लोग जो है केवल और ईडी और इसी पे रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? क्योंकि भ्रष्टाचार राजनेताओं के द्वारा ज्यादा किया गया, ब्यूरोक्रेट्स के बाद ज्यादा किया गया। जनता क्या भ्रष्टाचार करेगी? वो तो पैसे देने जाती है। सुरेश जी, तो उनके द्वारा किए गए भ्रष्टाचार पर ईडी की कार्रवाई से जो हाहाकार मचा हुआ है, इसका मतलब ये हो गया कि भ्रष्टाचार पर एक्शन वो विषय नहीं, आज ईडी का विषय नहीं है, सीबीआई का भी नहीं है। सिर्फ ये कि जैसे जो कानून थे जिनका मैंने भी जिक्र किया है, एक बात इसमें जरूर नहीं, ये संपूर्ण क्रांति का जो मेरी बात, एक क्रांति की जो बात आई वो आपातकाल के साथ ही जुड़ी हुई है। 10 सेकंड मेरी बात सुने आप। अपनी बात को दिशा बदल नहीं, मैं सिर्फ उसमें जोड़ना चाहता हूं कि चुनाव के मामले में सुधार की जो बात थी, उसमें यह कि भाई कम से कम जो पिटीशन दायर होती है उनके मामलों की सुनवाई कम से कम जल्दी हो जाए। तो 5 साल तक तो सुनवाई होती है, तब तक कार्यकाल ही खत्म हो जाता है कि चुनाव ठीक से हुआ था कि नहीं हुआ था। ये मुझे लगता है कि जरूरी है। जी, अपन ने नीना भाभी का 1 वोट वाला मामला देखा, रद्द हो गया था चुनाव। तो अनेकों कई ऐसे चुनाव आए हैं। अब वो पुराने जमाने चले गए कि न्यायालय पहले सोता रहता था, अब सोता नहीं है। न्यायालय में बड़ी जागरूकता से काम हो रहे हैं। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं, बस 10-20 सेकंड में टाइम खत्म हो रहा है। जी, लोकतंत्र, जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र जो है वो 4 स्तंभों के आधार पर चलता है, और ये बात बिल्कुल सही है कि लोकतंत्र के अंदर जो सत्ता पर बैठा हुआ है उसको सब कुछ अच्छा ही अच्छा दिखता है। वो अपने आत्मविश्लेषण करने के लिए भी उसको सदैव तैयार रहना चाहिए, चाहे राजनीतिक पार्टी। बिल्कुल। और इसमें सबसे खास बात जो आपने की कि आत्मविश्लेषण जरूरी है। जो पार्टियां सत्ता में हैं
और ये तो आपातकाल से निकली हुई पार्टियां हैं। अब जनता पार्टी और हम भाजपा की बात करें, इनके नेताओं को भी इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। सूरज जी, समय खत्म हो रहा है, 10-20 सेकंड में आपकी अंतिम टिप्पणी। देखिए, आपातकाल का जो ब्लैक चैप्टर था हमने भोगा देखा, लेकिन उसकी समीक्षा के साथ साथ में हमको ये आपने ठीक कहा कि एक सबक लेने की आवश्यकता है कि ऐसे हालात उत्पन्न क्यों हुए। ऐसे जो हालात हैं वो जो चुनी हुई सरकारें हैं उनको उनसे बचना चाहिए। बिल्कुल। और आज जो माहौल है वो तो बहुत ही बेहतर है पहले से, और ऐसा है भी नहीं। लेकिन अभी करप्शन के मामले में दिक्कत है। जो सुरेश जी ने कहा कि जो पार्टियां सत्ता में हैं, जो संगठन सत्ता में है, जो मीसाबंदी सत्ता में आए हुए, उनको कम से कम उन पर विचार करने की जरूरत है जिनके लिए समग्र आंदोलन हुआ था 1975 में। जयंत जी, आपकी छोटी सी अंतिम टिप्पणी। जी राघवेंद्र जी, इतना ही है कि आपातकाल से हमें सबक लेना चाहिए और निर्भयता का एक वातावरण बने इस देश में, इसके लिए सतत प्रयास करना चाहिए। और जिस वजह से आपातकाल लगा था और जिस वजह से जनता पार्टी बनी थी, अब अच्छी बात यह कि वो लोग सरकारों में है, कम से कम वो उन दुर्गुणों को दूर करें जिनके चलते उन्होंने आपातकाल को भोगा था। अभी आपातकाल तो नहीं है, लेकिन दिक्कतें बहुत सारी ऐसी है जो आपातकाल की तरह जनता को भोगनी पड़ रही है, जिस पर सुरेश जी ने कहा कि आत्मविश्लेषण की जरूरत है। तो आपातकाल के इस ग्रहण पर हम चर्चा को यहीं रोकते हैं। सुरेश जी का बहुत आभार, सूरज जी आपका बहुत धन्यवाद, और जयंत जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। बखबर में इतना ही।